तो चलो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है अपने पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हमारे पास ऐसी और कौन कौन सी थ्योरीज है जो कि अभी आगे भी हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हम लोग इससे जस्ट पहले जो अपना टॉपिक खत्म करके आ रहे हैं वहां पर अभी भी कहीं पर ऐसी बात नहीं हुई थी कि मेटल के साथ जो लिगेंड्स होती है, लिगेंड्स जब जाकर के बॉन्ड बनाती है तो नाम से तो बता दिया गया था आपको कि लिगेंड्स कौन सा बॉन्ड बनाती है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। पर ये बन कैसे रहा है, कैसे हम लोग यहाँ पर इनकी शेप बताते हैं कि ऑक्टाहेड्रल होगी, कभी टेट्राहेड्रल हो गई। तो अब आपके पास वो कॉन्सेप्ट आने जा रहा है जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा होगा तो शायद याद भी होगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को वीबीटी पढ़ाया गया था, और जहां वीबीटी आ गई वहां एक टॉपिक अपने आप आ जाता है जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर भी सबसे पहले जानते हैं कि वीबीटी के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज है जो आपको पढ़नी है और ये हमें क्यों पढ़ाया जाएगा। देखो, यहाँ पे वर्नर की अप्रोच के बारे में लिखा है। आपको भी पता है कि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में वर्नर के बारे में पढ़ा था, जहां पर वर्नर की थ्योरीज थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर के। तो वर्नर की जो अप्रोच थी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जितना वर्नर ने समझाया था तब भी उसमें क्या कमी रह गई थी कि हमें फिर बाकी थ्योरीज की जरूरत पड़ी। जैसे सबसे पहली चीज इस पे क्या लिखी हुई, व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कि मतलब ऐसे आपके पास कुछ ही एलिमेंट्स क्यों होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं। मतलब सारे एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बना सकते, या मैं कहूं सारे मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बना सकते। पहली चीज तो ये, जिसके बारे में वर्नर ने कुछ नहीं बताया था हमें। दूसरी चीज होती है कि जो बॉन्ड्स रहते हैं अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, अब बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था कि जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो कह रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर आपके पास टेट्राहेड्रल भी होती है स्ट्रक्चर, और कौन सी होती है अपने पास, स्क्वायर प्लेनर भी होती है। लेकिन हमें अभी तक जितनी स्ट्रक्चर्स हमने पीछे पढ़ी है सारी की सारी स्क्वायर प्लेनर थी, टेट्राहेड्रल नहीं है। तो मतलब जो बॉन्ड है आपके पास, इस बॉन्ड की जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, अभी उनके बारे में वर्नर ने कोई बात नहीं करी थी। और ना ही हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, और अगर होगा तो कैसे बताएंगे। जैसे क्लास 11th में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए आपको लास्ट में एक थ्योरी पढ़ाई गई थी जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। जिसमें कहते थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर देखना है कि आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होती है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, जो सारी थ्योरीज बनाई गई थी, इंक्लूडिंग वीबीटी में बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि हम लोगों के पास अब तक जो भी लिमिटेशंस है कंपाउंड को समझाने के लिए उनको ओवरकम किया जा सके। मतलब आपके हाथ में हम लोग एक ऐसी पावर दे दें कि अगर आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता हो तो आप उस कंपाउंड की सारी इंफॉर्मेशन खुद से निकाल दो और आपको कोई चीज रटनी ना पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा है जिस कंपाउंड के बारे में बस आप उतना ही पढ़ सको। अब क्या होगा, अब आपको बस कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस कंपाउंड के फॉर्मूले के बेसिस पे आप सब कुछ बता पाओगे। जैसे कि उसकी अपने पास ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होने के साथ साथ वहां पर अपने पास उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, और उसमें भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो अब जो आपके पास सबसे पहली थ्योरी इसमें आएगी वो रहेगी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इस चैप्टर में भी आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आनी है जो कि इसके बाद रहेगा, और या मैं कोई चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। और ऐसी एक लिगेंड फील्ड थ्योरी भी होती है और एक होती है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्लास 12th में आपके पास ये दोनों थ्योरीज है। ठीक है, कौन कौन सी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहेगी अपने पास और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रहेगी। ठीक, सबसे पहले मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारे पास अभी तक जितना हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं उसमें हो क्या रहा था। आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाती हैं अपने पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो लिगेंड्स का काम क्या है, लिगेंड्स का काम है सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन कैसे रहा है, अब तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे। क्योंकि देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब जा रहा है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या शेयर होता है बताओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड ने क्या शेयर किया होगा, लोन पेयर की शेयरिंग हुई होगी। तो ये जो लोन पेयर की शेयरिंग हो रही है लिगेंड के साइड से, वो मेटल की ऑर्बिटल में तो जारी होगी। तो अब हम लोग पहली बार ऐसी कोई चीज पढ़ेंगे जहां पर मेटल की ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब तक आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपके पोस्टुलेट से, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स आपको किस बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोस्टुलेट्स का मीनिंग बता देता हूं। पोस्टुलेट्स का मीनिंग क्या होता है, देखो, पोस्टुलेट्स का मतलब है कि अब हमारे पास ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो कि आप कहो कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, या इसको किसी ने पेटेंट करा दिया है कि मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल 100% ट्रू है। ठीक है, पोस्टुलेट्स का मतलब है कि ये जो आपके पास वर्क था, ये वर्क जो पॉलिंग का था, अभी इससे पहले पॉलिंग की हम लोगों ने बात नहीं करी है इसमें, ये जो पॉलिंग का वर्क था इसके ऊपर पूरा, तो उन्होंने कहा कि मेटल जो एटम है और उसके साथ जो लिगेंड है उसके बीच का कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से भी समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। बाकी देखो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं कि सही में एक्चुअल में वहां पे ऐसा हो रहा हो।
तो इसलिए लिखा जाता है पोस्टुलेट्स कि उनके अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है। बाकी इस बात की कोई अपने पास 100% गारंटी नहीं होती, ना कोई भी थ्योरी आपके पास ये फुल प्रूफ है। तो देखो सबसे पहले पोस्टुलेट में क्या लिखा हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा ना, वो कैसे फॉर्म होगा, लिगेंड की तरफ से क्या डोनेट होगा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन का पेयर, और वो भी किसको जा रहा होगा, सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, क्या जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन को आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा। तो जो लोन पेयर आएगा लिगेंड की तरफ से, वो लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ, ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इससे ऊपर कोई भी ऑर्बिटल एकोमोडेट नहीं कर सकती है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर लिगेंड ने लोन पेयर भेजा था तो मेटल एटम जो है ना, मेटल एटम के पास क्या होनी चाहिए, मेटल एटम के पास होनी चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल्स। वेकेंट ऑर्बिटल्स का मतलब है खाली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाफ फिल्ड हो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो, तभी जाकर के वहां पर उसका जो लोन पेयर है वो एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए पोस्टुलेट में अगर आप थर्ड पार्ट में देखोगे तो पोस्टुलेट में थर्ड पार्ट में यही लिखा हुआ है कि ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है, वेकेंट ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगी। और अगर लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगी तो अब आज चलते हैं आपके क्लास 11 में थोड़ा सा, जहां पर आप लोगों ने कुछ इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होंगी। ठीक है, क्या आप लोगों को ये चीजें याद है, sp3 sp3d, ठीक है, dsp2, इस तरीके की कई सारी हाइब्रिडाइजेशन होती थी। ये बताता है कि एट अ टाइम कितनी ऑर्बिटल्स आपके पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, sp3 का मतलब होता है s की 1 है, p की 3 है। तो अभी हम लोग इसको प्रॉपरली बनाएंगे, हर किसी के लिए बना करके देंगे कि क्या हो रहा है। तो ये जो थ्योरी है वो कंप्लीटली किसके ऊपर वर्क करती है, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के प्रिंसिपल पे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल समझनी है, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल समझ करके आप यहां से अपने पास हर एक कंपाउंड की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। फिर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड यहां पर बन रहा है, देखो मेटल लिगेंड बॉन्ड के लिए क्या बोला है कि ये जो फॉर्म हो रहा है कैसे फॉर्म हो रहा है, ओवरलैप ऑफ लिगेंड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर्स विद दीस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्योंकि देखो जो लोन पेयर भी होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पे रखे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी। अब जो लिगेंड की ऑर्बिटल्स है, लिगेंड की ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप हो रही है, आपके पास मेटल एटम की ऑर्बिटल्स के साथ, मतलब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। और उसके बाद जो बॉन्ड आपके पास निकल करके आएगा, अब उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो किस तरीके की है। और ज्योमेट्री का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, ज्योमेट्री का प्रेडिक्शन किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन को देख करके। अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की टेबल भी यहाँ पर बनाएंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन पे कैसी ज्योमेट्री है। और दूसरी चीज अगर आपको यहाँ पर मैं बताऊं जो कि होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर हो गए हैं, तो कौन सी ज्योमेट्री रखेगा, वो डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल हो जाते हैं। फिर होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म कैसे बताएंगे, पैरामैग्नेटिज्म के लिए आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनानी है और देखना है कि अगर आपको कोई एक भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए अनपेयर्ड, तो आप क्या कह दोगे कि वो कंपाउंड कैसा होगा, मेरे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इट मींस कि वो आपके पास वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट जो रहते हैं अपने पास, पोस्टुलेट सिर्फ आपके एक समझने के लिए कि यहाँ पे जो वर्क है करेगा कैसे। अब इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको। पहले एक यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की टेबल बनाएंगे और उसके बाद करेंगे इसके एग्जांपल्स। तो पहले आप लोग ये पोस्टुलेट्स लिख लो, क्योंकि ये एक स्कूल के एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री देख लेते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करी जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 रहेगा। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। एक तो होता है आपके पास sp3 वाला, और एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे एक हाइब्रिडाइजेशन और पॉसिबल रहती है जिसका नाम है dsp2। ठीक है, अब ये dsp2 कैसे बना होगा, dsp2 बना होगा जब आपने इनर डी ऑर्बिटल्स यूज कर ली होंगी। इनर डी ऑर्बिटल्स यूज करने का मतलब है n-1d यूज कर ली होगी। sp3 पर जो ज्योमेट्री है, sp3 पर ज्योमेट्री कैसी रहती थी अपने पास, याद है किसी को? sp3 पर जो ज्योमेट्री रहती है वो रहती है अपने पास टेट्राहेड्रल। ठीक है, और dsp2 पे जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो इसका मतलब है कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करा है। s की 1 है, p की 3 है, d की 1 है। देखो आपको मैं एक मीनिंग समझाता हूं कि अगर आपके s और p से d पहले लिखी हुई है, s और p बाद में आ रहा है, d पहले आ रही है, इसका मतलब है आपकी इनर d यूज हुई है। इनर d यूज होने का मतलब है ये कौन सी d है, ये n-1d ऑर्बिटल्स यूज हुई हैं। कौन सी ऑर्बिटल्स यूज हुई हैं आपके पास, n-1d। कहने का मतलब ये है, देखो जिसपे 4s होती है उस पे 4p भी होती है, लेकिन इसकी n-1d ऑर्बिटल कौन सी होगी, 3d। क्योंकि 4s 4p वाले पे 4d भी तो है, तो 4d इसकी कौन सी हो गई, 4d हो गई मेरे पास इसकी n-d ऑर्बिटल्स, और 3d कौन सी हो गई मेरे पास, 3d हो गई इसकी n-1d। इसको कहते हैं इनर
और ये है आउटर। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, DsP2 बोल दो या sp2d बोल दो, क्योंकि हमें तो बस ये देखना है कि भाई s कितनी है, p कितनी है, d कितनी है। नहीं, हमें ये भी देखना है कि जो d ऑर्बिटल वहां पे इन्वॉल्व है तो वो आउटर वाली है या इनर वाली है, क्योंकि यहां पर अभी हम लोग एक कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल वाला। अब जो sp3d है, sp3d का मतलब है कि अगर आपने 4s 4p उठाई होगी किसी मेटल एटम की, तो 3d नहीं उठाई है। कौन सी उठाई है? 4d, क्योंकि s और p के बाद d लिखा हुआ है हम लोगों ने। और यहां पर ज्योमेट्री कैसी होती थी, कैसी ज्योमेट्री रहती थी हमारे पास यहां पर? बिल्कुल, यहां पर रहती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर। अब यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी दो हाइब्रिडाइजेशन है। कौन कौन सी है? एक तो है D2sp3 और एक है sp3d2। कहने का मतलब है यहां पर जो D यूज हो रखी है, यहां पे D कौन सी यूज हो रखी है? इनर D। एक्सक्यूज मी। और यहां पर कौन सी D यूज हो रखी है मेरे पास? आउटर D। ठीक है, मतलब अगर आपने यहां पे 3D यूज करी है तो 3D 4s 4p रहा होगा, और यहां पे क्या रही होंगी? 4s 4p और 4d रही होंगी। आउटर D आपने यूज करे, बट ध्यान रहे कि जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री पर फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पे ही ज्योमेट्री कौन सी रहती है? ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अब लिखते हैं यहां से इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई कंपाउंड आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है तो D2sp3 ले रहा है। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होते हैं? इन कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपके पास? ये इनर ऑर्बिटल। अब नीचे वाले पे अगर ध्यान दे तो देखो, जो नीचे वाला है आपके पास, नीचे वाले पे क्या है? नीचे वाले पे भी सेम चीज है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बट sp3d2 है, मतलब इसने जो d यूज करी वो n-1 नहीं करी है, इसने nd यूज करी है। तो यहां पर जो ज्योमेट्री रहती है वो कैसी रहती है मेरे पास? ऑक्टाहेड्रल तो है, बट कंपाउंड कौन सा बनाएगा? ये बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हम लोगों को अभी आगे पढ़ना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या है? एप्लीकेशंस का मीनिंग है कि अब जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, पोस्टुलेट तो हम लोगों ने उसके पढ़ लिए, पर देखते हैं कि इन पोस्टुलेट का काम क्या है, मतलब ये क्यों बनाएगा और आपकी ये किस तरीके से मदद कर सकता है और आपको वीबीटी कैसे यूज करनी है। अब तक हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ आता था, जैसे जब मैंने आपसे इसके आइसोमर्स बनवाए थे, तो आइसोमर्स में क्या था कि मैं आपको पहले ही बता दे रहा था कि ये ऑक्टाहेड्रल रखेगा, स्क्वायर प्लेनर रखेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है 6 है। तो अब आपको पहले नहीं बताया जाएगा, अब आपको क्या दिया जाएगा? सिर्फ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया जाएगा और आपको बताना है कि ये ऑक्टाहेड्रल रखेगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर रखेगा, और उसमें भी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। तो तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में डाल दी जाती हैं और इसको समझते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैं आपको जो कंपाउंड कराने जा रहा हूं, इसका नाम है CO, नहीं पहले Cr का करते हैं, चलो CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अब यहां से आप लोग इस चीज को जरा ध्यान से समझना कि जब भी आपके पास वीबीटी के थ्रू कोई क्वेश्चन करने को आएगा तो आपको करना क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास रूल है, सबसे पहले मेरे को देखना है सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर। तो कौन है यहाँ पर अपने पास सेंट्रल मेटल एटम? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? बिल्कुल सही, क्रोमियम का आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है मेरे पास? 24। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उसके साथ साथ क्रोमियम के क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ करती थी? आर्गन 4s1 3d5, क्योंकि भाई 18 तक तो आर्गन नहीं भर दिए, 18 के बाद अब 6 बचे थे, तो ध्यान रहे क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती थी। ठीक है, 4s1 3d5 ना कि 4s2 3d4। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे, अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि आपका जो मेटल आयन है ना यहाँ पर, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या फाइंड आउट करो? इसके साथ साथ आप फाइंड आउट करो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आप मेरे को बताओ, अगर मैं क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकल करके? अगर आप इसको X ले लेते हो तो ये क्या है? अमोनिया पे तो कोई चार्ज होता नहीं, X+0 को किसके इक्वल रखोगे? 3 के। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये आपको क्या बता रहा है कि क्रोमियम किस में एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ पर 3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर क्रोमियम का ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, मैं क्रोमियम की बात कर रहा हूं भी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की नहीं। क्रोमियम का अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, आपको भी पता है कि बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेशन होती है उसमें इनर ऑर्बिटल्स का कोई काम नहीं होता है, उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है वो आउटर की होती है, क्योंकि इसका जो शेल है वो 4th शेल है। अब अगर 4th शेल आ गई ना, तो 4th शेल के साथ 3rd शेल को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3rd शेल इसकी क्या है? पेनल्टीमेट शेल है। तो जहां 4s ने पार्टिसिपेट करा है वहां पे 3d को भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर ns आएगी तो n-1d भी आती है,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। बाकी इसके अंदर जो 3p पढ़ रहे थे वो सब इनर्ट है, 3p का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो मैं सिर्फ क्या शो करूंगा क्रोमियम के लिए, एक तो 4s की शो करेंगे, s में एक ही ऑर्बिटल होती है और d में कितनी होती है टोटल 5, ठीक है। s में एक है, d में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गई 4s और ये कौन सी रह गई अपने पास 3d। बाकी अभी जिसपे 4s है उस पे 4p और 4d भी है, उसको अभी नहीं बना रहे क्योंकि अभी मैंने सिर्फ वो बनाया है जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज जिसपे हम लोगों को ध्यान रखना है वो क्या है कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव में है ये। आप मेरे को बताओ अगर क्रोमियम 3 पॉजिटिव रहा होगा तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मतलब है क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अभी जो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन आप मेरे को बताओगे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डी में से गए होंगे या ऐसा हुआ होगा कि पहले एस में से एक जाएगा फिर डी में से जाएंगे। क्या रहेगा अपने पास, पहला इलेक्ट्रॉन आपका एस में से जाएगा उसके बाद डी में से जाएगा, ऐसा क्यों है। अब इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। जब हमने डी एंड एफ ब्लॉक करा था तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन भरते हुए जो रूल लगता है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, n+l रूल। ये n+l रूल किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पर जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, अब अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो भाई जब कोई एटम को अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले वहीं से बाहर आएगा जो पहले पड़ गया। तो ऑब्वियस बात है फोर्थ शेल तो सबसे बाहर रही होगी ना, फोर्थ शेल सबसे बाहर रही होगी, थर्ड शेल उसके अंदर है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा तो किसमें से जाएगा 4s में से। अब 4s में से एक जाएगा और 3d में से कितने जाएंगे फिर अपने पास 2, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं जो डायग्राम यहां पर बनाऊंगा, अब मैं आपको डायग्राम इस तरीके से बनाऊंगा क्योंकि बॉन्डिंग में होनी है पार्टिसिपेशन। तो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होनी है तो 3d के बाद 4s होगी और 4s के बाद कौन होगी 4p और 4p के बाद क्या होगी फिर 4d। तो अब से हम लोग अपने जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे वो इसी सीक्वेंस में बनाएंगे, पहले d दिखाएंगे फिर s दिखाएंगे, मतलब पहले n-1d दिखाएंगे फिर ns फिर np फिर nd। चलो अब मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं इसको, ठीक है। तो एक काम करता हूं, 4s को ऐसे बना दूं, यहां पर बाहर बना दूं, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्म हो जाए स्ट्रक्चर। बस ध्यान रहे कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखनी, मेरे को सीखना है बॉन्डिंग कैसे होती है। कॉन्फ़िगरेशन पे हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, हमारा ध्यान रहना चाहिए बॉन्डिंग पे। तो जिस सीक्वेंस में बॉन्ड होना है उसी सीक्वेंस में ऑर्बिटल को भी लगा करके चलेंगे। तो सबसे पहले 4s ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गए होंगे आपकी डी में से। तो मुझे बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अब टोटल अपने पास 5 थे टोटल, 2 डी में से गए, एस में से एक गया, कितने हैं डी में अभी भी 3, और आपकी 4s पूरी खाली हो गई है या नहीं, ठीक है। 4s अपने पास क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी वेकेंट हो जाएगी। अमोनिया आ रही है, कितने अमोनिया आ रही है यहाँ पे टोटल अमोनिया कितनी आती है यहाँ पर टोटल 6 आ रही है। अगर 6 अमोनिया आ रही है तो 6 अमोनिया के लिए आपको कितनी वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि आप ना अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व मत कर देना। 6 का मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे दो ही हाइब्रिडाइजेशन आप यूज करा सकते हो। कौन सी, या तो D2sp3 करा सकते हो या फिर sp3d2। आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करोगे कि s की 1 कर दी, p की 3 कर दी और उससे पहले कोई और लगा दी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है कि या तो D2sp3 बने या sp3d2 बने। चलो मुझे बताओ कि आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती है यहां पर क्या हो सकता है। अभी तो 3 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इसका मतलब कितने अमोनिया लग सकते हैं यहाँ पे टोटल 3, पर अपने को लगाने कितने थे 6। तो अगर 4s है तो 4s के साथ कोई और भी है यहाँ पर अभी आगे, कौन है, और p में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं टोटल 3। तो 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, और ये कितना हो गया टोटल 6। और अगर मैं इसको देखूं तो आप मेरे को बताओ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी ये। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे क्या D2sp3 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3 पॉसिबल है अपने पास। तो अब जो 6 अमोनिया आएंगे, 6 अमोनिया में से हर एक अमोनिया का एक एक लोन पेयर आपकी एक एक खाली ऑर्बिटल को चला जाएगा। ध्यान रहे ये जो 3 ऑर्बिटल्स थी ना शुरू की, यहां पर कोई लोन पेयर आपको नहीं लगाना है क्योंकि मेरे को वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, मेरे को हाफ फील्ड नहीं चाहिए, मेरे को वेकेंट चाहिए, पूरा खाली चाहिए। तो चलो अब बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दिखा देता हूं। जो अपने पास कंपाउंड था आपका Cr NH3 3 पॉजिटिव। तो जब इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कि यहां पर हुआ क्या, तो D की अपने पास ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने S की 1 ऑर्बिटल यूज करी और P की कितनी ऑर्बिटल यूज कराई है यहाँ पे टोटल 3। तो हर एक अमोनिया ने आकर के अपना एक एक लोन पेयर डोनेट कर दिया होगा। तो ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूं, ये क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अपने पास? टोटल 2। टोटल 6 अमोनिया थे, तो ये 6 के 6 लोन पेयर किसकी तरफ से आ रहे हैं? आपके पास 6 अमोनिया की साइड से। ये लो, ये आपके पास बन गया CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के साथ बना है बताओ? ये D2sp3। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। और अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मेरे को बताओ ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। आपका ये कॉम्प्लेक्स किसी तरह बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? बताओ कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? टोटल 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। कोई एक भी मिल जाए हमें तो तब भी चलता है, यहाँ तो टोटल 3 आ गए। पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगा। और अगर आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लें तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते थे? कौन बताएगा मेरे को मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला? म्यू इक्वल्स टू √n+2। जहां पे n क्या होता था? n होता था मेरे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितनी है यहाँ पर n की वैल्यूज फॉर्मूले के लिए? 3। ये पुट करेंगे तो आपको बोर्स मैग्नेटन में ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन सा कितना अपने पास मैग्नेटिक मूवमेंट रखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है आपके पास? एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इसने कौन सी डी यूज करी है बताओ? अंदर वाली डी यूज करी है, या मैं कहूं कि अपने पास n-1d का यूज करा है, nd का यूज नहीं करा है। अगर nd का यूज कर लेता तो आउटर ऑर्बिटल हो जाता। अभी कौन सा है अपने पास? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहां पर एक चेंज है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अभी मैं शुरुआत में ही करा देता हूं। इसको आप एक क्वेश्चन की तरह समझना, और यहाँ पर एक नई बात भी समझने के लिए, तो वो भी देखना। देखो, अब ये जो सेकंड वाला आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं। सेकंड वाले एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो पिछला जैसा ही मैच कर रहा है। जहां पर हम लोग अभी करके आए थे CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, इसमें बस क्रोमियम की जगह क्या लिख के दे रखा है अपने को? यहाँ पर कोबाल्ट लिख के दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो, कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर, सबसे पहले कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। कितना होता है अपने पास? 27। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएगा ये? आर्गन 18 भर चुके हैं आर्गन तक। कितने भरने? 9 और भरने, तो 4s2 3d7। s में 2 जाएंगे, d में 7 जाएंगे। कोई खास कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती नहीं थी, तो अपना नॉर्मलाइज लेके चलते हैं उसको, 4s2 3d7। फिर आप चेक करोगे कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? कोबाल्ट पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप x मानते हो तो अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं है, और ओवरऑल जो चार्ज है मॉलिक्यूल पर वो 3+ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। इसका मतलब कोबाल्ट कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? इसमें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में। और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? देखो अपने पास s के तो दोनों इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, s के दोनों इलेक्ट्रॉन खाली किए जाएंगे। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहां से निकालेंगे हम लोग? d में से। तो क्या बन जाएगा? 4s0 3d6। अब इसको जरा बनाते हैं। यहां पे मैं शुरुआत कर रहा हूं कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के डायग्राम से, या चलो पहले कोबाल्ट बना देता हूं। कोबाल्ट को अगर बनाएंगे तो कोबाल्ट के लिए देखो पहले क्या रखते हैं? पहले आपके पास डी आती है। मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूं, फिलिंग के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर हम लोग एटम की अप्रोच को देखें तो एटम में क्या होगा? एटम में 3d अंदर पड़ेगी और 4s बाहर को पड़ेगी। तो उसी ऑर्डर में बना करके चलना है ताकि बॉन्डिंग का नेचर भी सही से समझा जा सके। कोबाल्ट में डी में थे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले 5 फिल कर दिए, फिर बचे हुए 2 यहां पर आ जाएंगे, और 4s में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन गया 3d7 4s2। ठीक है, अब आ जाते हैं कोबाल्ट 3 पॉजिटिव पर। अगर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को आप देखोगे तो 3 पॉजिटिव पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन 4s से खाली किए गए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आपको d से निकालना है। तो ध्यान रहे कि कोई भी ऐसे ना करे कि वो d में से ना कहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली करके दिखा दे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो जो आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा था उसी लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे भी। तो कई बार कोई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो इस तरीके की गलती करते हैं, वो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देते क्योंकि उनको पता है कि बस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एरो कम करने से नहीं है। आप सीक्वेंस भी समझो ना, आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन जब ये भरा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा यहां से। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए अगर देखा जाएगा तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में डी में टोटल अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स बचाने हैं? देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचाने हैं वहां पर, तो 1 2 3 4 5, और ये आ गया यहां पर आपका 6th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 4s क्या कर देनी है? पूरी खाली कर देनी है। चलो अब आ जाते हैं आपके मेन चीज पर, जो कि है अमोनिया एज अ लिगेंड। अगर अमोनिया को हम लोग ऐसा लिगेंड देखें तो अमोनिया कितनी है? यहाँ पे टोटल 6 अमोनिया है। 6 अमोनिया है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं? यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं, 6 लोन पेयर की डोनेशन होनी है।
अब मेरे को 6 लोन पेयर अगर अकोमोडेट कराने तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। अभी यहाँ पे 6 खाली ऑर्बिटल कैसे बनेगी? अभी तो एक ही खाली ऑर्बिटल है और जिसपे 4s है उस पे 4p भी है और उस पे आगे एक 4d भी रही होगी। तो आप s की एक अकोमोडेट कराते, p की 3, तो s1 p3 पे कितना हो गया? 4 तो ये हो गया और d2 करेंगे तो sp3 d2 हो जाएगा। पर ये कंपाउंड जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये कंपाउंड ना sp3 d2 आपको लग रहा था, क्योंकि जितनी अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये sp3 d2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं फिर से बता देता हूं। हमें वेकेंट डी और हमें चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनपेड चाहिए, हमें चाहिए वेकेंट, मतलब पूरी खाली चाहिए। तो अभी इसके पास जो पूरी खाली ऑर्बिटल है वो s से शुरुआत कर रहा है, तो 4s लेगा, 4p के 3 लेगा और d की 2 ऑर्बिटल्स उठाएगा, तो sp3d2 में जाना चाहिए था। पर केमिस्ट्री में वही बात होती है कि जैसा हमें लगेगा ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तो ये sp3d2 होता नहीं है, ठीक है। ये sp3d2 ना होकर के जब इसको स्टडी किया गया, कहते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ही, पर ऑक्टाहेड्रल कहीं और भी बनता है। ऑक्टाहेड्रल कहां पर बनता है? आपके पास d2 sp3 पे भी बनता है। तो ये sp3d2 ना जाकर के कहां चला गया? d2 sp3 चला गया। आपके अकॉर्डिंग sp3d2 होना चाहिए था, पर बन के आ गया d2 sp3। अब ये क्या हुआ और ये चीज हम लोगों को कैसे पता चलेगी कि कहां क्या करना है? देखो हमारे पास जो लिगेंड्स है ना उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ होता है। कौन कौन सी लिगेंड्स हमारे पास? 2 तरीके की। एक होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वैसी एक अपने पास कौन सी होती है? वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं किसमें कौन सी लिगेंड आती है, पर आप भी ध्यान रखो हमारे पास 2 तरीके की लिगेंड होती है। एक होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होती है वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, इस चीज का कॉन्सेप्ट वीबीटी में नहीं है, ठीक है। वीबीटी इस चीज को नहीं समझा सकती थी कि कौन सी स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सी वीक फील्ड है, ये उसकी लिमिटेशन भी होती है। बट अभी हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। एक होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होती है वीक फील्ड लिगेंड। अब इनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप इसके क्वेश्चन कर रहे हो तो। यही इस थ्योरी की एक बहुत ही अजीब सी बात है। अब यहां पे क्या हुआ, जब आप डी को देखोगे ना तो डी में मेरे को बताओ डी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं आपके पास? यहां पे अगर मैं देखूं तो डी में मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बनकर के आ रहे हैं? यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बनकर के आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आपका कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जब उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन नंबर में बच रहे हैं ना, तो क्या होगा? ये ना पेयर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं अपने पास? ये पेयर हो जाते हैं। मतलब ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये वाला जाकर के इसके साथ पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये यहां आके बैठ गया और ये वाला यहां आके बैठ गया होगा। तो आपकी कितनी ऑर्बिटल्स खाली करा देगा डी में? 2 ऑर्बिटल खाली करा देगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को पेयर किया जाएगा वो 2 ही ऑर्बिटल तो एकोमोडेट करेंगे, तो 2 ऑर्बिटल इधर को भर देगा और 2 इधर ऑर्बिटल अपने पास खाली कर देगा। तो अब आपको बाहर वाली डी यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जा सकता है। पर ऐसा पता है कौन सी लिगेंड्स कराती हैं? ऐसा कराती हैं वो लिगेंड्स जो कि होती है अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, ठीक है। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है हमारे पास? अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अमोनिया कैसा लिगेंड है मेरे पास? वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अभी के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अभी के लिए आप लोग याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अभी के लिए आपको एक साइनाइड याद रखनी है, साइनाइड के साथ साथ एक कार्बोनिल आपको याद रखनी है, और एक और लिगेंड के लिए अगर मैं बोलूं तो एक आप अभी याद रख सकते हो नाइट्रो, जो NO2 नेगेटिव होती है, नाइट्राइटो एन या नाइट्राइटो। किसमें? वो ना इसके अकॉर्डिंग बताते हैं ये। अभी जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे ना तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया को वीक फील्ड लिगेंड बोल रखा है। अब वीबीटी अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती ना तो फिर पिछला वाला भी एक एग्जांपल नहीं करके आए, वहां भी तो अमोनिया थी, वहां तो नहीं हुई पेयरिंग। हाँ, तो लास्ट में तो दे रखी है वाटर के साथ ही तो होगी। तो वाटर एक वो होती है वीक फील्ड लिगेंड होती है, वीक या न्यूट्रल आप कहोगे। तो स्ट्रॉन्ग जो है ना उसमें स्ट्रॉन्ग में सबसे आखिरी में Ca रखी हुई होती है, CO और NO2 रखी हुई होती है, सिर्फ वही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। वीबीटी में उसको एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसिडर करके चलते हैं। अमोनिया वैसे एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो यहाँ पे कंसिडरेशन उसकी बनाई हुई है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से ना यहाँ पे वीबीटी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन नहीं करा था उसके साथ जिसमें क्रोमियम थी, तो वहां अमोनिया पे पेयरिंग कहां हुई थी? वो होता ही sp3d2 है, उस पे नहीं हुई, जबकि पेयरिंग यहाँ पे हो रही है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि इन चीजों को नहीं समझा सकता। यहां पर आपको कभी कहेंगे कि इसको वीक मान लो, कभी कहेंगे स्ट्रॉन्ग मान लो। अब उसको भी, उसका मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं, उस चीज को कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे बात समझो। ये जो अमोनिया होती है मेरे पास, अमोनिया के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि अमोनिया को कहीं कहीं पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी लिखा हुआ होता है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को और वीक फील्ड लिगेंड का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो आपका कब क्लियर होगा? जब आपको पढ़ाई जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
ठीक है, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये मेरे पास डिफरेंशिएट करती है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को। वीबीटी में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग फील्ड होने का, वीक फील्ड होने का। अब ये वीबीटी की आप कह दो कि वीबीटी की एक कमजोरी है या लिमिटेशन है कि वहां पर इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी इस चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब अमोनिया को कह रहे हैं कि इस केस में अमोनिया क्या कर रहा है, पेयरिंग करा रहा है। ध्यान रहे कि पेयरिंग सिर्फ वही कराएंगे जो पेयरिंग होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की। जैसा मैंने भी बताया, अगर आपके पास इस बात की कहीं पर भी पॉसिबिलिटी बनती है कि डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होने के बावजूद भी पेयर हो जाए और आपकी डी में जगह खाली कर दे, तो फिर कहते हैं बाहर वाली डी को यूज नहीं कराना, इसी से काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है क्रोमियम वाला। क्रोमियम में भी क्या था, क्रोमियम में तो नहीं हुई पेयरिंग, क्रोमियम में भी तो आपने बाहर वाली डी लगाई थी, वो वहां क्यों नहीं हुई पेयरिंग। तो यही इस थ्योरी की लिमिटेशन है कि ये इस प्योर कॉन्सेप्ट को, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। इसमें क्या होता है, इसमें अमोनिया को वीक फील्ड लिगेंड ही ट्रीट किया हुआ होता है, ये होता वीक फील्ड ही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो आपको पेयरिंग करानी है ना, ध्यान रहे, जो यहाँ पे 3 लिखे हुए ना, कौन कौन से, साइनो, कार्बोनिल और नाइट्राइटो, जो ये है सिर्फ इन तीनों को ही आप लेकर के चलोगे ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब ये तीनों आएंगी तभी आप पेयरिंग कराओगे। लेकिन अमोनिया यहां पर एक ऐसा स्पेशल केस बन जाता है जिसमें पेयरिंग पॉसिबल है। अब उसके पीछे रीजन सुनना कि क्यों। आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब भी आप देखो कि मेरे पास मैं पेयरिंग कराऊं, पर पेयरिंग के बाद ना ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर करा सकते थे आप, 2 ही तो करा सकते हो, तीसरा तो तब भी खाली छूट जाता। तो पेयरिंग के बाद ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो इस केस में ऑड इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा है, इसलिए अमोनिया किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। और इसने अमोनिया ने, ध्यान रहे, इस केस में अमोनिया ने किसकी तरह एक्ट किया, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करा और क्या कर दिया, अपने पास पेयरिंग करा दी। क्यों, क्योंकि पेयरिंग कराने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए थे, ऑड नहीं बच रहा था कोई। तो अब आपके पास जब अमोनिया लिगेंड आएगी, मतलब जब ये पूरा कंपाउंड बनेगा जो कि था CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, तो सबसे पहले मैं यहां पर बना रहा हूं आपकी 3D। देखो 3D में अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे तो ये कितनी ऑर्बिटल में आ जाएंगे अपने पास, 3 ऑर्बिटल में आगे, 2 इसने खाली करवा दी। फिर उसके बाद क्या था, 4s है और 4p है। अब मेरे को 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आपको लग रहा था कि हमें 4d की जरूरत पड़ेगी, बट नहीं पड़ी। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन गई बताओ, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई अपने पास, ये D2sp3। तो sp3 D2 पर भी बनता है ऑक्टाहेड्रल और D2 sp3 पर भी ऑक्टाहेड्रल। तो sp3 D2 ना जाकर के किसमें चला गया, D2 sp3 में। इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो गए। और ये जितने भी मैं यहाँ पर एक क्रॉस बना रहा हूं, ये वो लोन पेयर्स हैं जो कि किसके थ्रू आए होंगे, यहाँ पर अमोनिया के थ्रू। तो ये है आपके पास इस कंपाउंड की खासियत, और ऐसी चीजें आपको अपने एग्जाम्स के लिए भी ध्यान में रखनी है। और एक ही लिगेंड का जैसे यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हो 6 है अमोनिया का। अब इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल करके आएगा, लेकिन आपको हर जगह पेयरिंग नहीं करानी है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें पेयरिंग नहीं हुई थी, बट यहाँ पर हो गई है। तो रूल मैंने आपको समझा दिया है कि कहां पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी जहां पे ये है, जहां पर भी ये आएंगे और आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रहे वो सारे पेयरिंग वाले चले जाएंगे। ठीक है, साइनाइड आ जाए, कार्बोनिल आ जाए या नाइट्राइटो आ जाए, ये सारे पेयरिंग वाले केस हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। और इसका जो अपने पास कॉन्सेप्ट रहता है वो CFT में आएगा। अभी आगे जब हम लोग CFT पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो कैसे बनाई गई थी। VBT में नहीं रहता है ये आगे है। देखो यहाँ पर आपके पास इस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितना था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 निकल करके आ रहा है। तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, मेरे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, चाहे sp3 D2 हो चाहे D2 sp3 हो, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जाते हैं। फिर आपके कंपाउंड ने क्या करा, उसने कहा कि मैं बाहर वाली d ऑर्बिटल्स को यूज नहीं करूंगा, मतलब n-d ऑर्बिटल्स को यूज नहीं करूंगा, किसको यूज करूंगा, n-1d को। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे पास, एक इनर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं फिर से बता देता हूं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जैसे आपको ये नहीं देखना है कि जो आपकी लिगेंड है वो कैसी है, लिगेंड जो है आपके पास, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास अगर अंदर वाले n-1d ऑर्बिटल्स यूज हुए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन करके जाएगा वो। फिर उसके साथ अगर बात करी जाए मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हम लोग क्या आंसर देंगे कि आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पर, नहीं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं।
तो बताओ कैसा बन गया अपने पास ये बन गया आपके पास एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डायामैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो कैसा रहेगा मेरे पास, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से मत आइडेंटिफाई करना। आपके पास यहाँ पे जो लिगेंड है, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है तो लो स्पिन है, और अगर आउटर बनाएगी तो अपने पास हाई स्पिन रहेंगी। ठीक है, बाकी इस चीज को भी आपको और अच्छे से समझाया जाएगा जब CFT आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। इस थ्योरी में यहाँ पर अपने पास लगी होती है लिमिटेशन। और ध्यान रहे कि ये अपने पास एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस होने का मतलब है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, पहली बात वो कोबाल्ट है, और कोबाल्ट में भी वो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, इसलिए अमोनिया यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। जबकि क्रोमियम 3 पॉजिटिव में ये किसकी तरह एक्ट कर रहा था, जब आपके पास कंपाउंड ये वाला था, इससे पहले जब हम लोग CrNH3 3 पॉजिटिव पढ़ करके आए थे, तो यहां पर भी क्रोमियम किस में था, यहां पर भी क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 पॉजिटिव। पर इसमें क्या था, इसमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं बना था, इसमें अमोनिया क्या बना था आपके पास, एक वीक फील्ड लिगेंड बनकर के आया था, क्योंकि वहां पे तो पेयरिंग पढ़ा ही नहीं हमें। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपके पास अगर कभी डी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना इवन नंबर में बच रहा हो, एन की वैल्यू 4 होने का मतलब इवन नंबर में बच रहा हो, तो ध्यान रहे कि अमोनिया के साथ ही ऐसे आपको एक्सेप्शन रूल आउट करने पड़ेंगे। बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी, अमोनिया के साथ है तो इससे भी आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इवन जा रहे हैं, इवन जा रहे हैं तो पेयर कर देना। क्रोमियम के केस में इवन नहीं गए थे, क्रोमियम के केस में अगर आपको ध्यान हो तो क्रोमियम के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रह गए थे, वो ऑड रह गए थे। कितने थे बचे थे यहाँ पर, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में डी कितनी बचती है, वो D3 थी वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको याद रहेगा। अभी वैसे मूवमेंट निकालना नहीं है, पर आता है इसका क्वेश्चन, जब एग्जाम में आता है तो मूवमेंट भी निकलवाते हैं, वो दोनों चीजें रहती हैं। MCQ में भी आता है, सीधा मूवमेंट दे देते हैं और मूवमेंट के बाद आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस कॉम्प्लेक्स में, और MCQ में देते हैं। सोचो ये क्वेश्चन को करना आपको पूरा ही पड़ेगा वहां पे, ये तो बच नहीं सकते इसमें। चलो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना पढ़ के आए अभी हम लोग, 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएगा, आर्गन 4s2 3d7। आगे चलते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप x ले लो, फ्लोरीन पे चार्ज होता है -1 तो x -6 इक्वल्स टू -3। कितनी आ गई यहां से वैल्यू x की, +3। तो कोबाल्ट यहां भी किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +3 में। और अगर +3 में है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, आर्गन 4s0 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 3d6। ठीक है, अब इसको यहां पर बना लेते हैं। अच्छा ध्यान रहे, अब मैं वो वाला नहीं बनाऊंगा, ठीक है, जो ऊपर था ना 4s2 3d7, मैं लेकर के चल रहा हूं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन स्टेट से बना रहा हूं डायग्राम। तो देखो जब कोबाल्ट आपके पास 3 पॉजिटिव में आ गया तो पहले 3d को बनाएंगे, फिर 3d के बाद बनाई जाएगी आपके पास 4s। ठीक है, ये 3d6 हो गया और ये आपके पास हो गई 4s0। बाकी मैं यहां पर 4p बना देता हूं और उसके साथ साथ हम लोग क्या बनाएंगे, यहां पे 4d भी बना लेते हैं। अब मैंने 4p और 4d क्यों बनाई होगी, बताओ इसके पीछे रीजन क्या रहेगा। क्योंकि आपकी जो d है ना, d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अब d में 6 भरे हुए हैं और एक भी खाली ऑर्बिटल है नहीं d में। और जो आपके पास फ्लोराइड है, जो F नेगेटिव है या जो फ्लोराइडो लिगेंड होती है, ये कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। कैसी लिगेंड होती है मेरे पास, वीक फील्ड लिगेंड होती है। ठीक है, वैसे मैं आपको फिर से बता देता हूं, VBT में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर हम आपको नहीं बताएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में तो आपको नहीं पता रहेगा कि कहां पेयरिंग करानी है कहां नहीं करानी है, फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लोरीन, जैसे मैंने आपको वहां पे अभी 3 लिखाई थी स्ट्रॉन्ग में, कौन कौन सी लिखाई थी 3 स्ट्रॉन्ग में अपने पास, एक तो साइनाइड थी CN नेगेटिव था, एक नाइट्रो थी NO2 नेगेटिव थी या नाइट्राइटो थी, और एक जो लिगेंड और लिखाई थी और कौन सी थी अपने पास वहां पर, कार्बोनिल। तो अभी आपको बस वहां पर पेयरिंग करानी है, ध्यान रहे, उसके अलावा कुछ भी आ जाए कोई पेयरिंग नहीं करेगा अपने पास। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये तो हो गया अपने पास 3d, फिर 3d के बाद ये है 4s के बाद आ गई 4p और 4p के बाद ये कौन सी हो गई मेरे पास 4d। अब आपको भी पता है कि यहां पर जो टोटल फ्लोरीन लगने आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6। तो अगर 6 फ्लोराइड लगने आएंगे तो आप S की 1 उठाओगे, P की 3 और D की कितनी रहेंगी यहाँ पे टोटल 2। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में दिख जाएगा आपको, sp3d2। तो इस बार आपको जरूरत पड़ गई आउटर d ऑर्बिटल्स की, तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा बताओ, ये कैसा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है अपने पास, इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल है, ये आपके पास आ गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3d थी, 3d को वैसे ही छोड़ देता हूं, 3d में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसने पार्टिसिपेट किया भी नहीं है वैसे बॉन्डिंग में। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। 4s आ गई है, 4p आ गई है और उसके बाद आ गई है यहां पर 4d।
तो अमोनिया का पहला जो लोन पेयर है, एक तो जाने वाला है आपकी 4s को, फिर जाएगा 4p को, और बाकी दो जाएंगे यहां पर 4d को। ये लो, ये आ गए अपने पास 6f नेगेटिव के लोन पेयर्स। ठीक है, ये हो गई अपने पास फ्लोराइड। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन गई थी यहां पर अपने पास, sp3d2। ये रहा आपके पास sp3d2 का स्ट्रक्चर। तो ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं फटाफट। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। बता दो कंपाउंड अपने पास, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अभी तो यहां पर हम लोग ऑर्बिटल के हिसाब से अगर देखें, आउटर के हिसाब से तो हाई स्पिन ही लिखेंगे सब। अगला देखते हैं, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो अब आपसे क्या पूछेंगे, आपको कह देंगे कि भाई इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल दो। अगर आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लिया जाए तो मुझे बता दो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इस पे कितने हैं, 4। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √n, n+2 बोर्स मैग्नेटन। यहां पे n की वैल्यू कितनी पुट कर देना आप लोग, 4, और उसके बाद इसको कर देना सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा कि म्यू की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन जब एग्जाम में बन के आएंगे आपके पास, तो देखो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको जैसा लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कंपाउंड ऐसे लिखा होगा और आपको कह देंगे ये बना दो। क्या बता, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जो पहले आ भी चुके हैं, जिसमें सीधा यही देते हैं, म्यू की वैल्यू दे रखी होती है। और खासकर मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में देते हैं जहां पर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बता देंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट के बाद आपसे पूछेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जब आपको मैंने पहले करवाया था ये, तब वहां पर मैंने इस चीज के लिए बताया था कि कैसे आप निकालोगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो पहले बोर्स मैग्नेटन में मैग्नेटिक मूवमेंट देके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालवाना, ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको करने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां से अब यहां तक जाना है, उल्टा कर दो जिसने नहीं किया भाई। चलो देखो अगला देखते हैं यहाँ पर FeS2 होल 6 3 पॉजिटिव। सबसे पहले जब शुरुआत करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपका आयरन है, सबसे पहले हम लोग आयरन का एटॉमिक नंबर लिखते थे। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अपने पास, अगर मैं आयरन की बात करूं तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना आयरन का अपने पास, यहाँ पे 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। और अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ करती थी अपने पास, आर्गन 4s2 3d6। यही है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d6। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि आयरन जो है वो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे तो कितनी निकल करके आएगी इसकी, इस बार सीधी सी बात है 3 पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आयरन की अगर आप x लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो वाटर पे कोई चार्ज होता नहीं है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पर 3 का चार्ज है, तो आयरन अपने पास इस बार +3 में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये +3 में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, आर्गन 4s0 3d5। यही आएगी कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s0 3d5 निकल करके आगे आयरन 3 पॉजिटिव की। चलो फिर शुरुआत करते हैं आपके आयरन 3 पॉजिटिव से। अब मैं बनाने जा रहा हूं Fe3 पॉजिटिव का ऑर्बिटल डायग्राम। तो क्या करेंगे अपने पास, भले ही मैंने लिखा पहले 4s है, पर जब यहां पे दिखाऊंगा तो पहले 3d दिखाऊंगा, 4s को बाहर रखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से अपने पास एटम के अंदर शेल्स काम करते हैं वैसे ही लेकर के चलेंगे, ताकि हाइब्रिडाइजेशन को समझाया जा सके। तो पहले 3d आएगी, मतलब पहले थर्ड शेल आती है, फिर फोर्थ शेल आती है, फिर ये हो गई आपके पास 4s। 3d अपने पास 5 ऑर्बिटल्स हैं d में, और सारी की सारी सिंगली ऑक्यूपाइड है। अब जिसपे 4s है वहां पर 4p भी है, और वहीं पर अपने पास कौन सी है, 4d भी है। ठीक है, मैं अभी बना देता हूं, देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो लिगेंड है, लिगेंड कौन आई है अपने पास, यहाँ पे वाटर। अब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो आपको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि वाटर कैसी लिगेंड है, एक वाटर आपके पास एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वाटर कैसी लिगेंड है अपने पास, एक वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, आपको भी पता है कि भाई हम 3d को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को ऑर्बिटल चाहिए तो पूरी खाली चाहिए, तो d तो इस्तेमाल होगी नहीं। फिर कौन होगा आपके पास, अब शुरुआत कहां से होगी, s से। तो ये बन जाएगा sp3d2। s की एक ऑर्बिटल, p की 3, मतलब 4s की एक, 4p की 3, और 4d की कितनी जाएंगी यहाँ पे टोटल 2। तो ये बन गई आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
तो ये sp3d2 हाइब्रिड होने वाला है इस बार आपका Fe3 पॉजिटिव। बाकी उसके बाद आप अपना पूरा कंपाउंड अब यहां पर दिखा दो, Fe2O6 और कितने का चार्ज था इस पर, 3 पॉजिटिव का। तो पहले मैं यहां पर ये 3D वाली ऑर्बिटल्स बता रहा हूं, वैसे तो 3D वाली ऑर्बिटल्स पे कुछ होगा नहीं। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं 4s पर, फिर 4p की 3 हो गई और बाकी ये है आपके पास 4d। अब हम दिखाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आ गया आपका पहला वाटर का लोन पेयर, बाकी लोन पेयर्स कुछ इस तरीके से आप लोग दिखा देंगे। ये लो, ये आ गया आपका sp3d2 हाइब्रिड। ठीक है, अब sp3d2 हाइब्रिड है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहां पर, दो मिनट में आता हूं, 2 मिनट आ रहा है, ठीक है। तो sp3d2 जो है आपके पास, ये sp3d2 पे अगर आप देखोगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा मेरे पास, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कौन सी स्पिन रहेगी यहां पर, हाई स्पिन। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल है तो इसलिए हाई स्पिन, और कैसी ज्योमेट्री रखने वाला है अपने पास, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा। नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आपके पास कैसा नेचर है इसका, ये पैरामैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलो आप लोग ये नोट करो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल अपने पास ये आयरन वाला, ये इस वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आयरन यूज हो रखी। अगर आप लिगेंड पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे साइनाइड लिगेंड लगी हुई है, और साइनाइड कैसी लिगेंड होती है मेरे पास, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास यहाँ पर अभी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर आप बनाओगे आयरन के लिए, आपको क्या करानी पड़ेगी, अपने पास यहाँ पर पेयरिंग करानी पड़ेगी। तो पेयरिंग का अपने पास ध्यान रखेंगे। तो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, x -6 इक्वल्स टू -4, x लेकर के चलेंगे, साइनाइड पे -1 चार्ज है तो -3 हो गया इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, +2। ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव में है यहाँ पर। अगर आप आयरन को देखोगे तो आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी, आर्गन 4s2 3d6, ये अपने पास आयरन की ग्राउंड स्टेट है, आर्गन 4s2 3d6, 4s में 2 है, 3d में 6 है। अगर आयरन 2 पॉजिटिव की बात होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें से निकाले जाएंगे, पहले अपने पास s में से, पहले आपके दोनों इलेक्ट्रॉन s में से जाएंगे, उसके बाद फिर d की बारी आएगी। तो मैं आयरन का 2 पॉजिटिव बनाने जा रहा हूं, अगर 2 पॉजिटिव को बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि आयरन जो 2 पॉजिटिव है उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है आर्गन 4s0 3d6। तो हमें बनाना है 4s0 3d6। तो पहले बनाएंगे 3d, मतलब पहले बनाएंगे वो ऑर्बिटल जो अंदर पड़ती हैं एटम में, ये हो गई आपकी 3d6। फिर 3d6 के बाद आप 4s को इसमें कर दिए अपना खाली, और जहां 4s वहां 4d रहा होगा, उसके साथ साथ 4d भी। अब वो देखेंगे कि इसकी जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती। तो टोटल यहाँ पर 6 साइनाइड लगने हैं, और अगर 6 साइनाइड यहाँ पर आ रहे हैं तो देखो, अब आप एक गलती मत करना, वो क्या है कि आप कहो कि मेरे पास तो डी में एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, क्योंकि अब डी में क्या है, एक ऑर्बिटल पेयर हो रखी, 4 अनपेयर्ड है। तो क्या होगा, फिर आप कहोगे एस पी और डी जो उठानी वो बाहर वाली उठानी, मतलब 4d को यूज करेंगे, 3d को वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और अगर साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या कर देगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या कराएगा अपने पास, पेयरिंग। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज होती है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या ध्यान रखना है हमें, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बनता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का केस। तो यहां पर होगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, और जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो उसके बाद क्या होगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑर्बिटल में निपट जाएंगे अपने, यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल यूटिलाइज कर लेगा 4 को, तो 2 खाली छूट गई ना। तो अगर 2 खाली छूट गई तो आपने 3d की 2 उठा ली, d2 फिर sp3, तो d2 sp3 पे काम बन जाएगा। तो अगर आप sp3 d2 करके आते हो तो गलत हो जाएगा, तो ये sp3 d2 ना होकर के क्या रह जाएगा मेरे पास, d2 sp3, और वो क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और वो कौन सी थी यहाँ पर अपने पास, साइनाइड। तो FeCN6, और टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पर 4 नेगेटिव का है।
तो पेयरिंग हुई यहाँ पे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन अपने 3 ऑर्बिटल में आ गए। फिर उसके बाद बनाएंगे यहाँ पे 4s2, या फिर आपकी 4p, बाकी 4d का इस बार यूज होगा नहीं, तो आप चाहो तो ना भी बनाओ तो भी चलेगा। तो पहला लोन पेयर साइनाइड का, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आ गया आपका छठा। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आई है यहाँ पर अपने पास, ये D2sp3। अब चाहे sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, दोनों पे ज्योमेट्री कैसी रहती है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रली रहती है। तो ज्योमेट्री का ध्यान रखिए कि ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। D2sp3 हाइब्रिड है, उसके साथ साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो चाहिए। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास कैसा कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो कैसा रहा होगा फिर ये, लो स्पिन। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरे मॉलिक्यूल में, तो ये आपका एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इस वाले का आंसर। NaCl4 नेगेटिव को देखिए। अब ये जो अपने पास पहला ऐसा कंपाउंड आ रहा है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है, देखो अपने पास यहाँ पर 4 बन रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब 4 है तो आपको भी पता है कि जो ज्योमेट्री है या तो वो स्क्वायर प्लेनर जाएगी या फिर टेट्राहेड्रल जाएगी, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। लेकिन कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इसकी बनाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो देखिए, तो निकल लगा हुआ है यहाँ पे। अगर आप निकल को देखोगे तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, ये जो निकल है इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है बताओ। आयरन है, आयरन के बाद कोबाल्ट आती है, फिर निकल आती है, तो कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 28। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28। क्या कंफिगरेशन बनती है निकल की, फिर आर्गन के बाद अब कितने भरने आपको 10 भरने, तो ये हो जाएगी 4s2 और 3d8। ठीक है, यही होती थी हमारे पास इसकी कंफिगरेशन, आर्गन 4s2 3d8। अब निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप फाइंड करोगे तो जो क्लोराइड है, क्लोराइड पे -1 का चार्ज होता है, तो x -4, तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से +2। तो आपका निकल यहाँ पर +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो +2 के हिसाब से अगर चलेंगे तो कंफिगरेशन रह जाएगी आर्गन 4s0 3d8। तो इसके डी में 8 है, इसमें 0 है। ठीक है, ये इसकी कंफिगरेशन है। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं Ni2 पॉजिटिव से शुरुआत कर रहा हूं। मैं सबसे पहले Ni2 पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं। तो 3D जो है वो 3D अंदर की तरफ पढ़नी चाहिए क्योंकि थर्ड शेल है, तो 3D को अंदर दिखाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पे टोटल 8, तो 5 तो ये हो गए 6 7 8, ये लो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके डी में आ गए। फिर 4s को तो पूरा खाली छोड़ना है, और जहां 4s है वहां 4p भी रही होगी। अब जो क्लोराइड होती है या जो क्लोराइडो है, ये क्लोराइडो आपके पास कैसी लिगेंड है, मेरे पास है ये वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी अपने पास पेयरिंग ना कराए इलेक्ट्रॉन की, जब तक आपके पास साइनाइड ना लगा हुआ आ जाए, कार्बोनिल लगा हुआ आ जाए या NO2 नेगेटिव ना लगी जाए, तब तक कोई भी पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग आपको नहीं करनी है किसी भी केस में। तो इस बार अब आप क्या कर सकते हो, आपको भी पता है कि 3D को आप यूज नहीं कर सकते, 3D का यहाँ पे कोई काम नहीं है। टोटल कितने क्लोराइड लगे हैं यहाँ पे, 4 क्लोराइड लगे हैं। तो अगर 4 क्लोराइड लगेंगे तो 4 क्लोराइड में हम लोग क्या उठाएंगे, सबसे पहले 4s उठाएंगे और उसके बाद 4p। तो 4s की एक, p की थी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में चला गया ये अपने पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर। ये आ गया आपके पास sp3 हाइब्रिड। तो कंपाउंड कर देते हैं पूरा। जब NiCl4 2 नेगेटिव की होगी फॉर्मेशन, ये 3d4s और 4p, तो पहला पेयर जो है क्लोराइड की तरफ से 4s को जाएगा, फिर बाकी 3 जाएंगे यहाँ पर 4p को। ठीक है, sp3 हाइब्रिड है,
तो हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं यहाँ पर sp3 हाइब्रिड। कौन सी ज्योमेट्री होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे अपने पास? टेट्राहेड्रल। और तो sp3 हाइब्रिड रहेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा और पैरामेग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास इसका NiCl को 2 नेगेटिव का बना दिए समझे। तो NiCO बन गया सबका, चलो ठीक है NiCO मैच करना फिर अभी। टेट्रा का देखो आपका जो ये वाला कंपाउंड है, ये हम लोगों ने जब इस चैप्टर को शुरुआत की थी तो इसकी हमने लेनी भी करी थी और मैंने बोला था कि इस कंपाउंड में आपके पास एक स्पेशल चीज रहती है। वो क्या रहती है? अगर आपने निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाली होगी तो बताओ निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी आपके पास? 0, क्योंकि कार्बोनिल पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो न्यूट्रल लिगेंड थी। तो ये तो x + 0 = 0 है, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे जो निकल है ना आपका वो 0 में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अगर निकल की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने अभी लिखी है, वो थी आर्गन 4s2 3d8, ठीक है। यही थी अपने पास निकल की कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रहे हमें फिर इसी को ही उठाना पड़ेगा 4s2 3d8 को। कोई इलेक्ट्रॉन के साथ आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते हो क्योंकि वो तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ध्यान क्या रखेंगे कि जो कार्बोनिल यहाँ पर लगी हुई है, बताओ कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड? ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी है? पेयरिंग होनी। तो अगर पेयरिंग को ध्यान में रखा जाए तो पेयरिंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आपको करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं निकल को ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो मैं 0 के लिए बनाऊंगा, मतलब जो वहां पे आपने लिखा है आप इसको यहाँ पे बना दो। तो पहले कौन सी आनी चाहिए? पहले आनी चाहिए आपकी 3d। तो 3d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 8, ठीक है। हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे 3d के। अब 3d के बाद 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? टोटल 2, ठीक है। और 4s जहां पर है वहां पर कौन सी है मेरे पास? 4p भी रही होगी और 4d भी रही होगी, लेकिन देखेंगे कि 4p और 4d की उसके साथ जरूरत पड़ेगी या नहीं। अब ये जो आपके पास लिगेंड है, कौन सी लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान देना। अब आपको भी पता है कि ये जो 3d है, 3d में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आए तो आपकी ये ऑर्बिटल तो खाली हो गई 3d की, लेकिन 4s की ऑर्बिटल तो खाली नहीं है। और ऐसा थोड़ी होता है कि मैं d की ऑर्बिटल को यूज करने के बाद सीधा p पे चले जाऊं, ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। dp3 आई बात समझ में? इसका मतलब पता है क्या होगा? जब आप इसको यहाँ पे भेज दोगे ना तो ये वाली ऑर्बिटल भी तो खाली हो जाएगी। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां पे आ जाएंगे? यहाँ पर। ये जो आपको लास्ट वाली डी दिख रही है इसको हम कहते हैं dz2। इसका नाम क्या होता है मेरे पास? dz2। और इससे पहले वाली कौन सी है? ये x² - y² है। तो 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन dz2 में आ जाएंगे, क्योंकि dz2 वाला खुद किस में चला गया था? x² - y² में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है ना। तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन 5 में फिट तो आ सकते हैं, तो सारे के सारे 3d को भाग जाएंगे। इसको कहते हैं पेयरिंग कराना। और अब आपके पास s भी खाली हो जाएगी, और कौन सी खाली हो जाएगी? अगली p भी खाली हो जाएगी। वो तो खैर पहले से ही खाली था। तो जब अपने पास कंपाउंड बनेगा जो कि है NiCO4, तो ये NiCO4 की स्ट्रक्चर जो है, देखो वो स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखनी है हम लोगों को। क्या मुझे 3d में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होकर के दिखाने? बिल्कुल। यहां पर आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे आप पेयरिंग के फॉर्म में दिखाओगे। तो डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? तो अपने पास यहाँ पे 10, लेकिन ध्यान रहे इसमें से डी के 8 है, एस के कितने हैं टोटल? ये 2 तो एस के पास है, डी के अपने खुद के 8 है। अब आपकी 4s खाली हो गई, क्योंकि अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। कौन कौन सी होती है? या तो dsp2 जाना चाहिए या sp3 जाना चाहिए। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे चला जाएगा ये अपने पास? अब sp3, ठीक है। और अगर ये कंपाउंड sp3 हाइब्रिड था तो बताओ sp3 हाइब्रिड होने पर क्या ज्योमेट्री रहती थी हमारे पास? टेट्राहेड्रल। तो ये आपकी जो कार्बोनिल लिगेंड आ रही है यहां जाएंगे, 4 कार्बोनिल लिगेंड। s को 1 चली गई, p को 3 चली गई। sp3 हाइब्रिड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री,
कैसा कंपाउंड है हमारे पास ये? डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये है आपके पास एक स्पेशल टाइप जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। अब वो सिर्फ निकल के ही रहती है, और भी कई सारे हैं जहां पर 0 रहती है। अगला कंपाउंड यहाँ पर देखते हैं NiCN4 2 नेगेटिव। यहाँ पे निकल के साथ साइनाइड लगी है 4, और टोटल कितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है? यहाँ पर 2 नेगेटिव का चार्ज है। अगर आप इसको देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दे सबसे पहले निकल की। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आएगी? x, साइनाइड होती है -1, तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से? +2। तो निकल अपने पास इस बार +2 में इस कंपाउंड में। तो वैसे जो निकल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 4s2 3d8, लेकिन हमें बनाना है निकल 2 पॉजिटिव। तो निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आर्गन 4s0 3d8। इसको बनाते हैं अब यहां पर। तो निकल 2 पॉजिटिव से शुरुआत कर रहे हैं। निकल 2 पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे तो पहले डी में 8, ये आ गए आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स डी के। फिर उसके बाद 4s और 4p है, अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। देखते हैं किस किस को हमें यूज करना है। सबसे पहले लिगेंड पे ध्यान देंगे तो लिगेंड कौन सी लगी हुई है इस बार अपने पास? साइनाइड। और साइनाइड कैसी लिगेंड होती है हमारे पास? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन तो आप इधर शिफ्ट करा दो, बाकी 4s तो खाली पड़ी हुई है, तो 4s की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डी की एक ऑर्बिटल खाली हो गई पूरी। फिर s की हम एक यूज करेंगे और p की 2 यूज करेंगे, क्योंकि टोटल कितने साइनाइड लगने हैं? 4 साइनाइड लगने हैं। तो dsp2 हाइब्रिड हो रहा है ये कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो साइनाइड का जो लोन पेयर है, टोटल 4 लोन पेयर 4 साइनाइड से आने वाले हैं, वो इस तरीके से अपने पास एकोमोडेट कराए जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन को अगर देखें तो dsp2 हाइब्रिड आ रहा है। dsp2 हाइब्रिड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ध्यान रहे टेट्राहेड्रल कोई नहीं लिखेगा इस बार। अब पहला ऐसा एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं जहां पर कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा ये अपने पास? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि dsp2 हाइब्रिड है। स्क्वायर प्लेनर होने के साथ साथ कंपाउंड जो है वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये था अपने पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर हमने पहला एग्जांपल पढ़ा है कौन सी ज्योमेट्री का? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का। तो स्क्वायर प्लेनर बनता है dsp2 पर, और sp3 पर कौन सी बनती है अपने पास? टेट्राहेड्रल बनती है। तो निकल के साथ इससे पहले वाला एक कंपाउंड जो था वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये समझ के कभी भी मत जाओ एग्जाम में कि जो आप पढ़ के जा रहे हो, जितने एग्जाम्पल आप करके जा रहे हो सारे के सारे वही आएंगे। आपको यहाँ पर लॉजिक समझना है कि आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम कर रहा है। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट जैसा मैंने बोला था वो CFT में आएगा। तो CFT में आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से समझ आएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड होती क्या है। अगला कॉम्प्लेक्स है, ये भी आ रहा है कार्बोनिल लिगेंड के साथ, और ये है FeCO5। तो कार्बोनिल कैसी लिगेंड है? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कैसा लिगेंड था अपने पास? एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल भी है और स्ट्रॉन्ग तो है ही, उसके साथ साथ न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज तो है नहीं कार्बोनिल पर। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी निकल करके आएगी यहाँ पे? आप x की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि आर्गन की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहती थी? आर्गन 4s2 3d6, यही होती है आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन, वो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन। तो आयरन यहाँ पे 0 में है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा ये था वैसे ही लिख देना है। आयरन 0 को अगर बनाएंगे तो पहले क्या आएगी? पहले आपके पास आएंगे यहां पर d। अब d में है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स डी के, और उसके बाद आ गई अपने पास 4s, और फिर वैसे यहां पर रही होगी 4p। अच्छा, कितने कार्बोनिल लिगेंड इस बार? टोटल 5। तो पहले ऐसा एग्जांपल कर रहे हैं जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चुका है, 6 हो चुका है, ये 5 है। तो अब ये 5 है, उसके साथ साथ कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है।
और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करती है अपने पास, ये आपके पास कराएंगे पेयरिंग। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं आपके पास, यहाँ पे 4 बच रखे हैं, और अच्छी बात है इवन नंबर पे इलेक्ट्रॉन। तो आपको भी पता ही है 4 इलेक्ट्रॉन कितनी ऑर्बिटल में अपने पास आ जाएंगे, 2 ऑर्बिटल एक्युमुलेट कराएगा, चारों के चारों अपने पास ये खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये दोनों जो ऑर्बिटल्स है दोनों खाली पड़ जाएंगे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो खुद इसके साथ आ गया और ये दोनों एक साथ इधर आ गए। तो जब FeCO5 बनेगा तो FeCO5 बनाते हुए बताओ 3D में कितनी खाली ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी आपको। अब 2 खाली ऑर्बिटल तो आपने 3D से उठा ली। ये जो आपने यहां पर 4s था, अभी 4s को भी अगर आप ध्यान दोगे तो 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो जब आप इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराओगे तो वो कहां पर आ गया होगा, ये जो अपने पास x² - y² वाले यहां पे आ गया। अब आप देखो टोटल जो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को 4 ऑर्बिटल की जरूरत थी, तो वो 3D की 4 में आ गए। ठीक है, 4s वाला भी खुद को यहीं पे शिफ्ट करा लेगा। अब अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन टाइप देखे तो हाइब्रिडाइजेशन टाइप कैसा बन रहा है मेरे पास, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन टाइप आ गई है बताओ। DsP3 कौन सा आ रहा है अपने पास, DsP3। और अगर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, पहले यहां पे लिख देते हैं DsP3, तो DsP3 पर ज्योमेट्री कैसी हुआ करती थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। बिल्कुल, DsP3 पर ज्योमेट्री कैसी आएगी अपने पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और उसके साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है या डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है। अच्छा, इस बार D आ गई, इस बार D का यूटिलाइजेशन हुआ है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जा रहा है या आउटर ऑर्बिटल जा रहा है, तो फिर लो स्पिन होना चाहिए, हाई स्पिन होना चाहिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो अपने पास जो 5 कार्बोनिल लगनी थी उनमें से एक तो लगेगी आपकी D में, एक लगेगी 4s में, और बाकी की जो 3 है वो चले जाएंगी P को। ये लो, देखो आपके पास ये जो कॉपर का आयन है जिसमें कॉपर के साथ अमोनिया लगी हुई है ना यहाँ पे, ये एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आप लोग इसको खुद से सॉल्व करोगे, जैसा कि अभी आप लोगों ने इसको सॉल्व किया भी, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो कॉपर है, अगर इसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाली होगी तो इस कॉपर की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आई है सभी की, sp3। ठीक है, sp3 ही आ रही होगी, और अभी बना करके भी देखते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे बहुत खास चीज आप देखोगे, कोई नई चीज है, और यहाँ पे फेलियर भी हम लोग पढ़ेंगे VBT का। अब जैसे ये जो कंपाउंड है या ये जो आयन है, अगर मैं इसमें देखूं तो कॉपर लगा हुआ है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना रहता है हमारे पास, 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, आर्गन। ठीक है, आर्गन 4s1 3d10 हुआ करता था। पहले निकाल देते हैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर कॉपर, x + 0 = +2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, +2। तो आपका जो कॉपर है यहाँ पे वो +2 में है। तो मेरे को भी अब जो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है अपने पास, कॉपर 2 पॉजिटिव की। तो Cu2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 4s0, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s खाली करेगा और अगला इलेक्ट्रॉन कौन देगा आपको यहाँ पर, D। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, 3d9। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। जब आप यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से शुरू करोगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव पे पहले हम लोग किसको दिखाएंगे, 3d को दिखाएंगे। टोटल मेरे को 9 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, तो पहले तो सबको करेंगे सिंगली ऑक्यूपाई, और बाकी अगले 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस तरीके से आ गए। ठीक है, ये हो गई आपके पास 3d, बाकी हो गई 4s, और 4s जहां पर है वहां पर अभी अपने पास 4p भी है। ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। वैसे हम लोगों ने देखा था कि एक केस हम लोग पढ़ रहे थे जहां पर ये क्या करता था, जो अमोनिया थी वो पेयरिंग कराता था। यहाँ पे पेयरिंग हो नहीं सकती क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। भाई पेयर होगा तो किसी के साथ होगा, तो आप छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते इसके साथ। तो होना क्या चाहिए था, अब अगर 4 अमोनिया आ रही है तो 4 अमोनिया के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड है कि हम लोग एक ऑर्बिटल s की यूज करेंगे और 3 ऑर्बिटल किसकी यूज करेंगे, यहाँ पर p की। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन है, पहले मैं लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड,
कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेक्टेड है यहाँ पर? sp3। ठीक है, अब केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में वही वाली बात है कि अगर सारी चीजें एक्सपेक्टेशन के मुकाबले होने लगी या उसके मुताबिक होने लगी तो फिर क्या ही बात है सब्जेक्ट की। होनी इसकी sp3 थी, पर जब देखा गया कि जब ये कंपाउंड बनता है, कौन सा कंपाउंड, या मैं बोलूं ये जो आयन जब बनता है CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव आयन को जब आप बनाओगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 लग रही थी ना, ये sp3 है ही नहीं। और अभी देखते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर थी। तो पहले मैं दिखा देता हूं इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये 4s और यहां पर आ गया ये 4p। 4d बनाने की भी अब हमें जरूरत पड़ने जा रही है। तो ये हो गई 3d, ये रहा अपना 4s, यहां पे आ गई 4p और 4d। तो एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड ये था कि s की एक उठाएंगे, p की 3 उठाएंगे, अपना काम बन जाएगा। sp3 हम चाहते थे, पर ये पता है sp3 नहीं होता, ये होता है sp2d। p की 3 जो है, p की 3 में से सिर्फ 2 ऑक्यूपाई करेगा और जो एक थी उस एक की जगह वो अगला किस में चला जाएगा? यहां पर d में। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या बनी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनी आपके पास sp2d। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हमें तो मतलब कंपाउंड के बारे में पहले से ही रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ होने का मतलब है क्या, मुझे कैसे पता चलेगा कि कॉपर के इस वाले कंपाउंड के अंदर sp3 ना होकर के sp2d होना चाहिए? तो ये क्या है? ये वीबीटी का आपके पास एक फेलियर है। देखो फेलियर क्यों है? क्योंकि वीबीटी में अब जो रूल थे, रूल आपको क्या सिखाए गए? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके बाद देखो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना जो ऑर्बिटल है वो मैनेज कर लो। तो अगर sp3 आना चाहिए था तो sp3 की जगह sp2d क्यों हो गया? इस बात का जवाब इसमें नहीं है। किसके पास नहीं है? वीबीटी के पास। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई यहां पर? sp2d हाइब्रिड। ठीक है, ये होता है अपने पास sp2d हाइब्रिड। तो आपके जो 4 अमोनिया है वो 4 अमोनिया इस तरीके से जाएंगे कि 4s में तो पहला अमोनिया जाएगा, बाकी 2 अमोनिया जाएंगे यहां पर 4p में, और जो बची हुई एक अमोनिया थी वो p में ना जाकर के कहां चली गई? डायरेक्ट आपके पास d में। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई है यहां पर? sp2d हाइब्रिडाइजेशन। और ये कौन सी ज्योमेट्री रख रहा है इसके साथ साथ? ये ज्योमेट्री रख रहा है यहां पर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, sp2d है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। sp2d कह दो या dsp2 कह दो। dsp2 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि dsp2 का मतलब होता है अपने इनर ऑर्बिटल यूज कराया, जबकि ये कौन से पे चला गया? या आउटर ऑर्बिटल पर चला गया। तो देखो ये पहला एग्जांपल पढ़ रहे हैं जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है, बट विद sp2d हाइब्रिडाइजेशन, ना कि dsp2। sp2d हाइब्रिडाइजेशन और आउटर डी इसने यूज कराई है। और कॉम्प्लेक्स भी कैसा है मेरे पास? ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है मेरे पास फेलियर। ये किसका फेलियर है अपने पास? वीबीटी का। तो वीबीटी, अब ये इस कंपाउंड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वीबीटी ये चीज नहीं समझा सकती। वो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब ये चीजें नापी गई, ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, कॉपर +2 में ही था। पर ये कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रख रहा था, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया की तरफ से आ रहे हैं वो एविडेंट है कि वो पी में उसने 2 ही डोनेशन करी और 1 डोनेशन डी को कर दी। ठीक है, तो ये है आपके पास एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन, वो एक्सेप्शनल हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन, जहां पर sp3 ना जाकर के sp2d चला गया। चलो अगला आ जाते हैं आपके पास अब यहां पर ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी पर। देखो ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक्स का मतलब है लिमिटेशंस क्या क्या है। मतलब जितना हम लोग अब तक इस थ्योरी में पढ़ करके आए हैं, अब उसके बेसिस पे देखेंगे कि भाई आपको ऐसा कहां पे लगा कि यार जो मेरे को पढ़ाया है ये तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, या फिर जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर रीजन आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं बोलूं तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल हो सकता है, हम लोगों ने शुरुआत में एक कंपाउंड करा था जिसका नाम था CuNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, और उसके बाद करा था एक CuF6 3 नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब अपने पास एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए कहते हैं कि अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो, अगर अनपेयर्ड बच रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक और नहीं बच रहे हैं तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, बट वो चीज भी हर जगह यहाँ पे फॉलो नहीं होती। तो पहली बात तो इस थ्योरी में उस चीज की क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अपने पास इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल बन रहा है, मतलब लो स्पिन बन रहा है, हाई स्पिन बन रहा है, और वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर हो रहा है, मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, पर एक जगह वही मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनर पे जा रहा है और अगले में वो जा रहा है आउटर ऑर्बिटल में। तो ऐसा कैसे हो रहा है? इस बात के बारे में भी यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसे यहाँ पर कई सारी assumptions है जो कि आपको फेल होती हुई भी दिखेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं तो वो रहती है कि इट डज नॉट हैव एक्सप्लेनेशन अबाउट
लो स्पिन एंड हाई स्पिन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, अपने पास जो मेटल आयन है, मेटल आयन सेम है, मतलब मेटल आयन सेम है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, बट बात क्या है कि एक जगह लो स्पिन बना रहा और एक जगह हाई स्पिन बना रहा। अच्छा, लो स्पिन का मतलब है क्या रहा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहा होगा, और हाई स्पिन का मतलब है आउटर ऑर्बिटल है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर इसको समझे, एक एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो वो हो सकता है CO NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अगर आप लोगों को ये वाला कंपाउंड याद हो या ये वाला आयन याद हो, CO NH3 होल 6 3 पॉजिटिव वाला, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हुआ करती थी, ये D2sp3 होती थी। अब D2sp3 का मतलब है कि मैंने कौन सी डी ऑर्बिटल्स यूज करी है, यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज करी है, और अगर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज करी है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। क्यों है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये है मेरे पास एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का टाइप। आप यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आएगी, +3 निकल करके आएगी। क्यों, क्योंकि अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो पूरे आयन पे जो चार्ज है +3 का वो कोबाल्ट ही होल्ड कर रहा है। फिर अब मैं यहीं पर एक एग्जांपल अगर इसके बगल में लिखूं, एक और इसका आयन लिखे, तो वो रह सकता है अपने पास COF6 3 नेगेटिव। अब ये जो COF6 3 नेगेटिव है, अगर आप इसके अंदर भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x-6 इक्वल्स टू -3 करेंगे, तो x की वैल्यू यहां भी कितनी आ गई, यहां भी आपका कोबाल्ट +3 में। तो दोनों जो कंपाउंड्स है, दोनों कंपाउंड्स में आपके पास कोबाल्ट +3 में, लेकिन यहां हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं है, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी अपने पास, sp3d2। अब इसने बाहर वाली डी ऑर्बिटल उठा ली, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा नहीं, ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अब ये चला गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, या मैं कह दूं ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपके पास, है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो अब इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि ये इस बात को नहीं समझा सकती है, यहां भी कोबाल्ट +3 है, यहां भी कोबाल्ट +3 है, दोनों ही कंपाउंड्स में या दोनों ही आयंस में कोबाल्ट अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट एक जगह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक जगह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही, बट ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात के पीछे यहां पर कोई रीजन नहीं दे रखा है, इस पूरी थ्योरी में इस बात के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये चलती है एजम्पशंस के ऊपर, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एजम्पशंस हैं, अब उनको वैलिडेट नहीं किया जा सकता है। देखो अपने पास जो सेकंड लिमिटेशन है या सेकंड उस पर आ जाते हैं ड्रॉबैक पर, वो क्या रहता है मेरे पास, वो रहेगा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Ni2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मतलब हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस लेकर के आएंगे जहां पे जो आपका निकल आयन है, वो निकल आयन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने पास, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, तो मैं कॉम्प्लेक्स तो चाहे कोई सा भी उठाऊं, पर अपने पास कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी जब तक आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। पर सेम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर कभी तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनाता है और कभी डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो अब ये क्या हो रहा है इसमें, जैसे निकल जो होता है, निकल की अगर हम लोग बात करें तो आपको भी पता होगा कि निकल जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है मेरे पास, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 28। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती थी निकल की, आर्गन 4s2 3d8, यही रहती है, आर्गन 4s2 3d8 है। अगर आप निकल 2 पॉजिटिव को बनाओगे तो निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल करके आएगी, 4s2 पूरी खाली हो गई और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं अगर निकल को यहां पर बनाऊं जो कि अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब इसकी डी बनाई जाएगी तो डी में मेरे को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, जो कि कहां पर रखे हुए हैं, यहाँ पर अभी अपने पास डी में, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही होती है, कॉपर जिंक 18 10। ठीक है, देखो आप यहाँ पे निकल को देखो,
अभी जो निकल है, अब इस निकल पे क्या कहते हैं कि इसके जो कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ करके कहां पे चले जाता है, यहीं पे चले जाता है इसके साथ। तो इसका मतलब ऑर्बिटल में क्या हो गई, आपके पास पेयरिंग हो गई। अब ऐसा कब हो सकता है, सिर्फ जब कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आई होगी। बट ध्यान रहे कि वीबीटी में ना स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, वीबीटी कहता है कि भाई जो निकल है ना, जब निकल के 2 पॉजिटिव वाले कॉम्प्लेक्सेस देखे गए तो उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सेस डायामैग्नेटिक नेचर के निकल करके आ रहे हैं, वहां पर क्या था कि वहां पर ये जो चारों के चारों ऑर्बिटल्स है ना डी की, ये चारों की चारों ऑर्बिटल्स जो है वो पेयर हो रखी हैं, ठीक है। ये आपकी 3D हो गई, ये आपकी 4s है और अभी 4p खाली है। अभी देखेंगे 4s और 4p की अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हमें ये देखना है। तो अब इसके बाद चाहे डोनेशन यहाँ हो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक किसी भी नेचर पे बताया जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा निकल करके आएगा, है तो ये निकल 2 पॉजिटिव ही, बट ये पैरामैग्नेटिक बनेगा या डायमैग्नेटिक बनेगा। अब ये आपके पास डायमैग्नेटिक बन गया, लेकिन कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आप निकल 2 पॉजिटिव के कुछ और कॉम्प्लेक्स देखोगे ना, वो पता है कैसे हैं, कह रहे हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है। अब आप कहोगे कि वो कौन सा बड़ी बात है अगर पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये क्या है, जो मैंने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी में भर रखे, पर पता है होता क्या है, देखा ये गया कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे डी में आपको दिख रहा है, ये यहां पर है ही नहीं, ये यहां से यहां पे प्रमोट हो रखा है। तो जिस इलेक्ट्रॉन को यहां होना चाहिए था वो यहां ना होकर के कहां चला गया है, आपके 4p पर, 3D से निकल करके कहां पे चला गया, 4p पे चला गया। और अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे लिमिट करा देगा आपका, ये देखो DsP2, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 बनाएगा, ठीक है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन इस बार जो नेचर है वो कैसा है अपने पास, पैरामैग्नेटिक है। अब ये हो क्यों रहा है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। वीबीटी कहती है कि भाई हमसे ये मत पूछो, क्योंकि ये तो आप प्रैक्टिकल एक एविडेंस लेके आए हो, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ना होकर के पी का मिला या पी का निकला, पर क्यों हो रहा है इस बात का कोई जवाब नहीं है वीबीटी के अंदर। तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास एक इसकी अपने पास एक लिमिटेशन है या फिर ये ड्रॉबैक है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं वीबीटी से। बाकी उसके बाद तो अब थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख लेंगे। बाकी इसके बाद तीसरी लिमिटेशन देखें तो तीसरी लिमिटेशन ये होती है कि आपके पास फर्क नहीं बता सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें आगे CFT में पढ़ना है, वो तो अभी पेयरिंग करवानी होती है तो इसलिए आप लोगों को हमें बताना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है इसका कॉन्सेप्ट वीबीटी के पास नहीं है। फिर उसके अलावा अगर इसमें देखें तो इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ एजम्पशंस, ठीक है। एजम्पशंस का मतलब है कि आपको कह दिया जाता है कि भाई मान लो कि अगर ऐसा हो तो, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डी में ना रह करके पी में अगर चला जाए तो, पर क्यों मान लो, कैसे मान लो, इस बात के बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे, तो एजम्पशंस के ऊपर चल रही है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे अभी हम लोगों ने वो C1H3 होल 4 2 पॉजिटिव देखा था। अगर C1H3 होल 4 2 पॉजिटिव की बात करी जाए तो वो जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स को भी ये नहीं समझा सकता है, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्योमेट्री कुछ और आएगी और एक्चुअल ज्योमेट्री कुछ और थी, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स मिसकंसेप्शंस अबाउट ज्योमेट्री ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और आप इसमें एक एग्जांपल में चाहे लिख भी लेना कि एग्जांपल गिवन CuNH3 2 पॉजिटिव, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स की जो कलर होते हैं उसका भी यहाँ पे कोई अपने पास था नहीं अब तक रूल, हमने देखा कि थ्योरी में कभी भी डिस्कस नहीं किया, तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कलर ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जितने भी आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन रहे हैं वो कलर्ड क्यों हैं या क्यों नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आप इसको इतना लिखने का, इतना लिख लेना, इन अ सेंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
ठीक है, और बाकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को या काइनेटिक स्टेबिलिटी को भी नहीं समझा सकते, कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, ये हो गए मेरे पास इसके वेरियस ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस। तो ये चीज आप लोग लिख दो। यहां पर अपने पास जो वीबीटी है वो खत्म होता है। ठीक है, वीबीटी वाला जो टॉपिक है वो यहां पर अब फिनिश हो रहा है। अब हम लोग इसके सुपीरियर जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे, जो कि रहेगा अपने पास सीएफटी। अगला हम लोग सीएफटी पढ़ने जा रहे हैं।